देखो विस्कस फोर्स क्या होता है कि मान लो रिवर का जो फ्लो है उसको लेयर्स की फॉर्म्स में सोचो, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको किस में सोचो, लेयर्स की फॉर्म में सोचो कि एक नीचे की लेयर, फिर उससे ऊपर लेयर, उससे ऊपर लेयर, उससे ऊपर लेयर। तो आप लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसको किसकी फॉर्म में सोचोगे, लेयर्स की फॉर्म में सोचो, पतली पतली लेयर्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो कहाँ पे होगी, अब मान लो वाटर में रिवर है उसमें आप खड़े हो तो सबसे ज्यादा स्पीड, मान लो पानी यहाँ तक है तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो यहाँ पे होगी कि पैरों पे होगी, कहाँ पे महसूस होगी सबसे ज्यादा स्पीड है, पैरों पे होगी, सबसे ऊपर ज्यादा स्पीड होती है हमेशा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो स्पीड है वो v2 है, यहाँ पे स्पीड क्या है v1 है, और जो हम एक मतलब ले रहे हैं कि हाइट जो है वो कितनी ले रखी है आपने, h है, मान लो h हाइट तक पानी है। ठीक है, ऊपर ऊपर जो लेयर होती है सबसे ज्यादा स्पीड होती है। आप रियलिटी में सोच लो, मान लो कि ये बुक है, इसके ऊपर आपने कोई लिक्विड डाल दिया, मान लो शहद डाल दिया आपने, इतनी हाइट तक डाल दिया शहद, फिर आप उसको ऐसे करो, सबसे ज्यादा जो पहले चलने की कोशिश करेगा, जो सबसे नीचे पहले गिरेगा वो कौन सा होगा, ऊपर वाला। ये तो है नहीं कि नीचे वाला निकल के गिर जाए, स्पीड अगर ज्यादा हुई तो वो गिरना चाहिए पहले, वो तो चिपका रहेगा, मतलब सबसे कम स्पीड होती है नीचे। आप कभी भी महसूस कर लो, ऊपर से ऐसे हो जाओगे, आप पानी में खड़े होगे तो ऐसे ऐसे होते हैं, पैर तो वहीं के वहीं रुक सकते हैं। कभी भी आप खड़े होके ऑब्जर्व करना है इस चीज को, कि आप पानी में मान लो गंगा रिवर में चले गए, वहाँ खड़े होके महसूस कर रहे हैं कि आप नीचे नीचे पैर तो क्या होंगे कि उन पे कम स्पीड लगेगी, ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड लगती है, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड ऊपर होती है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है कि लेयर्स जो एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाती हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। कि मान लो ये वाली लेयर आगे की तरफ इसकी स्पीड ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड कम है, तो ये इसको अपने साथ ले जाने के लिए या क्या लगा देगी कि ये उसके ऊपर इधर फ्रिक्शन लगा देगी और ये इसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगी। यानी कि जो विस्कस फोर्स क्या होता है, एक दूसरे पे जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं ताकि स्पीड क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। मान लो कि एक पर्सन खड़ा है, दूसरा दौड़ते हुए आ रहा है, या फिर एक कम स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो एक उसको क्या करेगा, मान लो ये कम स्पीड से, ये क्या एक पर्सन यहाँ पे ये कम स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा ज्यादा स्पीड से, ये पीछे थोड़ा, ये जैसे ही नजदीक आएगा इसको साथ लेने की कोशिश करेगा, तो एकदम से हाथ पकड़ के उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। इक्वल अगर स्पीड करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि उस केस में, और वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तू अपनी स्पीड कम कर ले, तो वो उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो सेम इसमें होता है कि हर एक लेयर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये वाली लेयर जो है इसको सोचेगी कि ये जल्दी जल्दी चले, और ये सोचेगी कि ये अपनी स्पीड क्या कर ले, कम, तो ये इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा देगी और इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा देगी। तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। लिख लो क्या होता है विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स अप्लाइड by layers of liquid on each other. Opposing force applied by layers of liquid on each other. Opposing force applied by layers of liquid on each other is called viscous force. अब यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। Opposing force applied by the layers of liquid on each other. Velocity gradient. Velocity by length नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dv by dh से, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर हाइट के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि v1 माइनस v, यानी कि v2 माइनस v1। डायमेंशंस तो वही है ना, वेलोसिटी डायमेंशन तो वही, फॉर्मूला तो वही नहीं है। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, h, यानी कि अपर लेयर की वेलोसिटी डिवाइड माइनस में लोअर लेयर की वेलोसिटी और डिवाइड बाय में उन दोनों लेयर्स के बीच का गैप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अपर मोस्ट लेयर या फिर अपर मोस्ट लेयर माइनस लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय में गैप बिटवीन द लेयर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिख लो इसको उस टर्म्स में भी खोल के लिखो, वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय में गैप बिटवीन लेयर्स, यानी कि इसको ही लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर
माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय गैप बिटवीन लेयर। ये होता है dv बाई डी एच, रिप्रेजेंटेशन है dv बाई डी एच, जिसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सबसे ज्यादा स्पीड ऊपर वाली लेयर की होगी, सबसे कम नीचे वाली की होगी, दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय में दोनों के बीच जो गैप है। वर्टिकल ये वाला गैप इस लेयर और इस लेयर के बीच का गैप तो यही होगा। हॉरिजॉन्टल कौन सा गैप होगा? हॉरिजॉन्टल के बीच में हॉरिजॉन्टल गैप कौन सा हो जाएगा, मेरे को ये बताओ पहले। अब तो अब ये दो, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, इन दोनों के बीच गैप तो यही होगा। इसके और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर मैं बोलूँ ये 2 पॉइंट बना दिए मैंने, तो इनके बीच का गैप ये होगा। समझ गए? मान लो मैंने 4 पॉइंट बनाए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक गैप ये हो गया, एक गैप हो गया, ये गैप। तो समझ गए? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय में गैप बिटवीन देम। अब समझ लो विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है कि पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ आ गया, पहले तो ये बता दो। विस्कस फोर्स की डेफिनेशन तो हमें पता लगी कि क्या होती है कि जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। निकाले कैसे, कितना लगाती है? तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया जो एफ विस्कस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv बाई डी एच के। एफ विस्कस को क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dv बाई डी एच, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। और जो एफ विस्कस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लेयर। ये जो लेयर होगी, जितना आप पार्ट कंसीडर कर रहे हो वो वाली लेयर, यानी कि पूरी रिवर का जितने पार्ट पे आप कंसीडर कर रहे हो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, कि कितना पार्ट आप कंसीडर कर रहे हो पानी का, तो वो क्या हो जाएगी? उसका एरिया। तो इन दोनों से यानी कि एफ विस्कस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए डीवी बाई डी एच के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है नीटा ए डीवी बाई डी एच। नीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ विस्कस जो है वो क्या आ जाएगा? इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डी एच। विस्कस फोर्स होता है नीटा ए डीवी बाई डी एच। नीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि लिक्विड जो है कितना ज़्यादा थिक है, इस बात पर डिपेंड करेगा, यानी कि कितना ज़्यादा गाढ़ा है, कितना ज़्यादा वो विस्कस फोर्स लगा सकता है। नीटा जिसका ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। वाटर के केस में कितना होता है? अच्छा, विस्कस वेलोसिटी ये अच्छा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपने बताया था। हाँ तो मैंने बताया था, वही पूछ रही हूँ। 1000 तो वो था 1.56 इंटू 10 की पावर -3 वाटर के लिए ये होता है विस्कस फोर्स फॉर वाटर। नीटा की जो वैल्यू होती है वो 1.56 इंटू 10 की पावर -3 ये होती है। हाँ गिवन होती है, वाटर के लिए याद रख लो बस। अब देख लो, ये नहीं है कि ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी यूनिट भी होती है। देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। मास इंटू एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं न्यूटन। इक्वल टू नीटा की हमें निकालनी है, एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय में हाइट है, तो यानी कि इंटू में क्या आ जाएगा? मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो यानी कि नीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? केजी सेकंड डिवाइड बाय में मीटर ये होती है। नीटा की यहाँ पे केजी पर सेकंड बचा है, इधर क्या बचा है? मीटर, तो कितनी आ जाएगी? केजी पर सेकंड पर मीटर ये होती है यूनिट ऑफ नीटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, नीटा की जो एसआई यूनिट होगी वो केजी पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस टर्म्स में लिख लो आप, केजी मीटर पर सेकंड। ये तो इसकी एसआई यूनिट होती है। क्या हो गया? ये तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? डायमेंशन निकाल लो।
केजी की मीटर एम, इस सॉरी केजी की एम, मीटर की एल और इसकी टी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, अब ये तो क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। और इसी को दोनों याद रखनी है। इसी से केजी की सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, ग्राम, और मीटर की सेंटीमीटर, सेकंड की सेकंड ही रहता है। इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को पोइस भी बोलते हैं, POISC, पोइस। पोइस भी सीजीएस ही यूनिट है, ये दोनों सीजीएस यूनिट है। ठीक है, POISC पोइस। और एक एसआई यूनिट में 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। देखो करके देखो, इसको अगर लिखोगे ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा किलोग्राम में, 10 की पावर -3 आएगा। पहले वो करे थे ना, इसको कन्वर्ट करो 10 की पावर -3, और सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10 की पावर -2, और सेकंड का तो सेकंड, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इसको इससे कन्वर्ट करो, 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ये होगा कि नहीं, तो यानी कि एक एसआई यूनिट में 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। विस्कस फोर्स के बारे में करा रहे हैं। एक एसआई यूनिट में कितनी सीजीएस यूनिट होती हैं, 10, यानी कि 1 एसआई यूनिट में 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। एक एसआई यूनिट में कितनी यूनिट होती हैं, 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। यहाँ से निकल के आ गया कि 10 पोइस, यानी कि 1 एसआई यूनिट जो है वो किसके इक्वल होती है, 10 पोइस के इक्वल होती है। यानी कि 1 केजी मीटर पर सेकंड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 पोइस के इक्वल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि एक एसआई यूनिट में कितनी सीजीएस यूनिट होती हैं, 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। पहली बात तो विस्कस फोर्स होता है क्या है कि वाटर जो है उसको लेयर्स की फॉर्म में सोचो, और वो लेयर्स एक दूसरे पे जो अपोजिंग फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। इसमें एक यूनिट निकल के आती है यहाँ से, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट। अपर लेयर जो होती है उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है लोअर लेयर से, तो यानी कि अपर लेयर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी माइनस लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी डिवाइड बाय में उनके बीच का गैप, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं dV/dh से। तो जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जो लेयर है जितना पार्ट आपने कंसिडर करेगा उसका एरिया, तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A dV/dh। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है नीटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.56 × 10⁻³ और इस केस में इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। और एक एसआई यूनिट में 10 सीजीएस यूनिट होती हैं। अगर किलोग्राम को इसमें ग्राम में चेंज करो 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻², तो यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉइस। तो एक ऐसा यूनिट में कितनी सीजीएस यूनिट होती हैं, 10। समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें। श्योर? कुछ पूछना है हमें? नेक्स्ट से देखिए, एक नजर इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप रिमूव कर दोगे तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो उसकी ओरिजिनल शेप साइज में लाने में जो हेल्प करती है। उसका क्या बोलते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, जिसका गामा ज़्यादा होगा यानी कि यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयरन की ज़्यादा होगी कि उस केस में कॉपर की ज़्यादा होगी, आयरन की इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, मान लो एक रोड है, अगर आप उसको खींच रहे हो तो यानी कि उसमें क्या हो रहा है,
वो डिफॉर्म हो रही है, और जैसा ही फोर्स आप हटा दोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं उसके, वो क्या लगाएंगे एक दूसरे पे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स लेके वो उसको क्या लगेगा, अपनी ओरिजिनल शेप साइज में ले आता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब इसी को 3 पार्ट्स में परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी फिर सबसे मिनिमम होती होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग के केस में बात नहीं करते, यहाँ पे रोड की बात हो रही है, मेटल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग के केस में ना यंग्स मॉडुलस इन सब की बात नहीं करते हम। उस केस में वो देखते हैं कि उसका के किसका ज़्यादा है। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि कितना वो रिगेन करेगा, कितना वो रिवर्स करेगा। हम हमेशा जो पढ़ते हैं वो आइडियल स्प्रिंग लेके चलते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आएगा ही आएगा। एक होता है पेन वाला स्प्रिंग, एक पेन में जो डलता है वो स्प्रिंग होता है, एक गाड़ियों में जो डलता है वो स्प्रिंग होता है। तो उसका के सबसे ज़्यादा होता है जो गाड़ियों में डलता है। तो उसको खींचना, उसको डिफॉर्म करना उतना ही ज़्यादा वो होता है कि हम उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, यानी उतना ही ज़्यादा आपको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो उसका के ज़्यादा होता है, यानी कि उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है। जो पेन में जो स्प्रिंग डलता है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कम होता है। ठीक है, तो ये जितने फॉर्मूले कल भी इलास्टिसिटी में जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रोड के लिए ही अप्लीकेबल हैं। और वो किसी मेटल की बनी होनी चाहिए, यानी कि कॉपर, आयरन या फिर एल्यूमिनियम, इन सब के। ये नहीं है कि लकड़ी की बनी होगी या फिर कोई और ले लिया आपने, मेटल्स की बनी होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी तो रबड़ के लिए भी तो देखते हैं, बट यहाँ पे वो फॉर्मूले नहीं लगाते। रबड़ की तो होती है। तो उस केस में वो करता ही नहीं। आप कितना खींचोगे उसको, ओरिजिनल सेम साइज में हल्का सा आप खींचोगे, जैसे हटाओगे हल्की सी होती है, बहुत कम होती है उसकी इलास्टिसिटी, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, आयरन की बहुत ज़्यादा होती है, जितना आप फोर्स लगाओगे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए, तो उसकी ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम की कम होगी क्योंकि वो जल्दी आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए। तो जिसका गामा ज़्यादा, यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका ज़्यादा होगा, उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है। 3 टाइप के होते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा कि जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करा तो अपनी ओरिजिनल शेप में 100% अपनी शेप को क्या कर लेगा, वो रिकवर कर लेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, जो 100% क्या कर ले, रिकवर कर ले। एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्ज। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि बिल्कुल 0% रिकवर करता है अपनी ओरिजिनल शेप साइज को, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। और एक होता है इन इलास्टिक, पार्सली रिकवर करता है अपनी ओरिजिनल शेप साइज को। ठीक है, और वो भी एक लिमिट तक। अगर आप एक मान लो परफेक्ट इन इलास्टिक है, एक लिमिट तक आप खींचोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को जनरली रिगेन कर लेगा, वो एक लिमिट तक, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। कि यानी कि एक क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक एक लिमिट तक खींचोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा, यानी कि 100%। पार्सली रिकवर भी तभी करता है जब आप एक लिमिट तक उसको खींचते हो। उस लिमिट से ज़्यादा आपने खींच दिया तो वो फिर अपनी शेप साइज में पार्सली रिकवर भी नहीं करेगा। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। वो एक ग्राफ होता है, कोई ग्राफ नहीं होता हुक्स लॉ का। हाँ, उससे डिपेंड कर सकते हो आप। हुक्स लॉ भी क्या है, लास्ट में करवा देंगे फिर उसको, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन इतने आते नहीं है। तो हुक्स लिमिट भी क्या होती है कि उस एक लिमिट तक ही अगर आप उसको खींचोगे तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। सेम इसमें भी वो रिकवर करती है, तो एक लिमिट तक अगर आप खींचोगे तो ही वो क्या करती है, अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करती है। उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्वार्ट्ज परफेक्टली इलास्टिक है। आयरन नहीं, परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हो उसको, आयरन भी कर लेता है, बट इतना परफेक्टली तो नहीं है, मतलब पार्सली ही वो करता है, बट हम लेके चलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक होगा वो, एग्जांपल के लिए। अब देखो इस केस में अगर ये रोड ले लिया आपने, इसका मास m है, मास की जो इसकी लेंथ क्या थी, पहले l थी ओरिजिनल शेप में, यानी कि ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या है, l है। आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया, f का फोर्स लगा दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, a। आपने f का फोर्स लगा दिया तो जो लेंथ है वो बढ़ गई, क्या हो जाएगी, l प्लस डेल्टा l, ये हो जाएगी। r क्या होगा, पहले इसका रेडियस जो था, अब खींचने के बाद फोर्स लगाने के बाद लेंथ बढ़ी है तो r कम हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा, r माइनस डेल्टा r, ये हो जाएगा। जो r डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r माइनस डेल्टा r, ये हो जाएगी। बाद में की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेंथ बढ़ गई तो r कम होगी, पतली हो जाएगी रोड। तो उसके इसमें एक होता है लेटरल स्ट्रेन, वो होता है डेल्टा r बाई r, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये तो है डेल्टा l बाई l। और इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं,
इन दोनों के रेशियो को शेयर पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। सिलेबस में नहीं है। लिख लो क्वेश्चन आते पॉइजन्स रेशियो। हाँ, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। लेटरल स्ट्रेन बाय longitudinal strain is called Poisson's ratio। ठीक है, यानी कि डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय में डेल्टा एल बाय एल, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। कई बार दोनों तीनों में से दो दे देगा, एक पूछ लेगा। मान लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे दिया या पॉइजन्स रेशियो दे दिया, लेटरल स्ट्रेन बताओ, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। डेल्टा से डेल्टा काट लेना। ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा एल है, कुछ भी लेटरल स्ट्रेन होगा डेल्टा आर बाय आर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाय एल, और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। हो गया नोट? स्ट्रेन भी स्ट्रेन तीन टाइप्स का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन और एक होता है सीएस स्ट्रेन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन और एक होता है सीएस स्ट्रेन। स्ट्रेन भी तीन टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और सीएस स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय एल, यानी कि लेंथ में जो चेंज आएगा ओरिजिनल लेंथ डिवाइड, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसको क्या बोलोगे आप? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो 50 थी, आपने फोर्स लगाई कितनी कर दी? 52, तो चेंज कितना आ गया? 2 का, तो 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 50। पहले तो ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 50। वॉल्यूम स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाय वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि ये किसके लिए होगा? क्यूब वगैरह अगर है तो उस केस में मान लो कि इसको आपने क्या कर दिया? फोर्स लगा के इसका वॉल्यूम क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले मान लो इसका वॉल्यूम जो था वो कितना था? 4 मीटर क्यूब था, आपने कम कर दिया, मान लो वॉल्यूम कम हो गया, मान लो 0.002 मीटर क्यूब कम हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0.002 डिवाइड बाय में 4, यह आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेन। यानी कि वॉल्यूम में चेंज आना, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन जो होता है, मान लो कि रबड़ जो होता है रिजिड बॉडी के लिए होता है, वैसे तो मान लो कि रिजिड बॉडी है कोई, तो उस केस में वो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए ही होता है। स्पेशल केस है शियर स्ट्रेन में, किसके लिए होगा? क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके लिए होगा। ठीक है, मान लो कि जो रबड़ होता है वो भी एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, उसको आपने इनिशियली क्या कर दिया? नीचे से क्या कर दिया? फिक्स। नीचे से क्या कर दिया? फिक्स। उसके यहाँ पे टिप पे क्या लगा हुआ? एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा हुआ है ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? हल्का सा शिफ्ट हो जाता है ऐसे, तो वो जितना शिफ्ट होता है डिवाइड बाय में उसकी लेंथ। मान लो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ ऐसे, अब समझो भाई, रबड़ ये फिक्स कर रखा है इसको, नीचे बॉटम क्या है? फिक्स। आपने यहाँ पे क्या लगाया? एफ का फोर्स लगा दिया। लेंथ क्या थी उसकी?
L थी, लेंथ क्या है इसकी L। यहाँ पे F का फोर्स लगा दिया तो इसकी जो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर से क्या हो जाएगा, ये हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी शेप है? क्यूबॉइड शेप है, कुछ भी मान लो, एक बार आपने समझने से मतलब आपको क्या, मान लिया आपने हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया तो कितना शिफ्ट हो गया, उसकी जो टिप है वो शिफ्ट होगी, बॉटम तो फिक्स है, ये फिक्स होगी, मान लो x शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे सीए स्ट्रेन जो होगा जितना शिफ्ट हुआ है डिवाइड बाय में उसकी लेंथ, इसको बोलते हैं सीए स्ट्रेन। यानी कि स्पेशल क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा उसके लिए ही है। मान लो कि ये ले रखा आपने, ठीक है, इसका बॉटम आपने फिक्स कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे F का फोर्स लगाया आपने, पीछे नीचे तो फिक्स है, ये मान लो हल्की सी, ये नीचे वाला फिक्स है, हल्की सी शिफ्ट हो गया ऐसे, तो ये जो शिफ्ट हुई पहले तो ऐसे था, जो शिफ्ट हुई और डिवाइड बाय में इसकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं, हाँ उसकी जो लेंथ है, लेंथ तो चेंज होगी नहीं है, लेंथ थोड़ी आपने खींचा थोड़ी ना, तो जो शिफ्ट हुआ डिवाइड बाय में L जो इसकी लेंथ थी उसको बोलते हैं सी स्ट्रेन। ये इक्वल टू, ये मान लो थीटा शिफ्ट हुआ तो ये इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि टेंजेंट थीटा जो होगा वो इक्वल क्या हो जाएगा x बाई एल को, और ये इक्वल टू थीटा होता है क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है यहाँ पे, टेंजेंट थीटा को इसलिए थीटा लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होती है बहुत कम शिफ्ट होता है, इसको क्या लिख देते हैं हम थीटा के इक्वल। प्रैक्टिकल लाइफ में जो रोड्स वगैरह बनते हैं, जो पुल बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें यूज होता है इसका, क्योंकि जो सीरिये वगैरह यूज करे जाते हैं ये देखे जाते हैं कि अगर कोई हवा वगैरह, मान लो नीचे तो फिक्स है वो, ऊपर से हवा वगैरह आई तो उस केस में हवा ऐसे लगेगी तो वो क्या होते हैं थोड़े बहुत ऐसे टिल्ट हो जाते हैं ताकि वो क्या रहे बैलेंस रहे, गिरे ना, अगर ऐसा ना हो तो उस केस में तेज आंधी आए तो उस केस में वो गिर जाए, तो ऐसे ही पुल की तरफ पुल होता है वो ऐसे ऐसे मतलब स्विंग करता है, तो वो इसकी वजह से कि उसमें ये देखा जाता है कि कितना सीए स्ट्रेन आ रहा है, कितना वो बैंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज होता है, स्पेशली होगा उसमें जो आपने कभी भी देखा कि जितनी भी लंबी ज़्यादा बिल्डिंग होती है पहले जो है ऐसे पिलर से खड़े करे जाते हैं, बाद में दीवार बनती है, तो वो पिलर भी क्या होगा एक क्यूबॉइड की शेप में इस तरीके से ही होता है, तो उसमें क्या होता है सीढ़ी ही होते हैं, 4 सीढ़ी, बहुत सारे सीढ़ी, फिर उसमें कंक्रीट भरते हैं, तो यानी कि वो देखा जाता है कि वो कितना मजबूत है, वो कितना टिल्ट हो सकता है, उसमें जो आपने सीढ़ी वगैरह यूज करे हैं उनमें कितना ज़्यादा स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन आ सकता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ पे यूज होता है। सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं वो पढ़ते हैं डिटेल में इसको ज़्यादा, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ। श्योर। अब एक होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी 3 टाइप्स का होता है। क्या हो गया पूछ लो। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, भी 3 टाइप्स का होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये से यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बी से करते हैं या जी से? बी से। इसको करते हैं जी से। शेयर मॉड्यूलस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस बी से, ये होता है स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन। और शियर मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय में शियर स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को बी से और शियर मॉड्यूलस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बल्क मॉड्यूलस ये बीटा है क्या? बी बी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
अब 5 रिजल्ट हैं वो याद रखने हैं आपको, अगर पेपर में आ जाएं तो वो रिजल्ट याद होने चाहिए। मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया, 50 क्वेश्चन उसमें से एक मिल गया तो 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो रिजल्ट नंबर 1 कि मान लो एक रोड है, मास एम है, इसका लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस गामा है। मास एम है, लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस क्या है इसका, गामा। तो इसके खुद के वेट की वजह से, यहाँ तो फिक्स कर रखिए, इसके खुद के वेट की वजह से भी लेंथ हल्की से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लो हम भी मान लो पकड़ के ऐसे लटक रहे हैं, तो उस केस में हमारी लेंथ भी हल्की सी बढ़ जाती है, चाहे वो बिल्कुल 0.001 बढ़े, ठीक है। तो ऐसे मान लो रोड है, इसके खुद के वेट की वजह से भी लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। जो डेल्टा एल की वैल्यू आती है वो होते है एम जी एल डिवाइड बाय में 2 गामा ए, इतनी बढ़ती है। एम जी एल डिवाइड बाय में 2 गामा ए, इंक्रीज इन लेंथ इतना आता है इसमें। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, गामा यंग्स मॉड्यूलस है, एम जी यानी कि वेट इंटू में एल, एल इसकी लेंथ डिवाइड बाय में 2 गामा ए, एम जी एल डिवाइड बाय में 2 गामा ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, गामा यंग्स मॉड्यूलस है, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एल लेंथ ऑफ द रोड है। एम मास ऑफ रोड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम सेकेंडरी क्लासेस जो भी चल रही है उनके लिए क्वेश्चंस वगैरह वो आप पूछ लेना, बनी होगी तो डीपीपी अलग से बनी होगी फिर। लेंथ ऑफ रोड, ये इंटीग्रेशन करके होता है क्या? हाँ यस, इसमें एक डी एक्स लेंथ का पीस मानते हैं, इंटीग्रेशन से ही होता है, इसमें जरूरत नहीं है इसकी। गामा है यंग्स मॉड्यूलस, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होगा, क्वेश्चन करके दिखा दो। मास दे रखा आपको 2 kg, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, गामा दे रखा आपको 2 × 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर, एरिया दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बता दो कितनी होगी डेल्टा एल की वैल्यू। यंग्स मॉड्यूलस हमेशा आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा, मिलेगा ना, 25 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इलास्टिसिटी नहीं है। क्या सेम, कोई ना, सेम मार्क्स नहीं आएंगे, बट इस बात का ध्यान रख लेना। डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास की वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू में जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 10 डिवाइड बाय में 2 इंटू में गामा की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 10 इंटू में एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। यानी कि 25 इंटू में 10 की पावर क्या जाएगा, -6। ये आएगी आपकी बस चेंज इन लेंथ। ठीक, क्या हो गया, नेक्स्ट देखो रिजल्ट नंबर 2। अगर एक्सेलरेशन की वजह से मास इसका m है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यंग्स मॉड्यूलस गामा है। अगर आप इसको खींच रहे हो यानी कि एक्सेलरेशन की वजह से जो चेंज इन लेंथ आता है, डेल्टा एल की वैल्यू होती है एम जी ए, एम जी की जगह ए नोट आ जाएगा बस, एम एल ए नोट डिवाइड बाय में 2 गामा ए, जी की जगह क्या आ जाएगा, ए नोट। पीछे वाला था एम जी एल डिवाइड बाय 2 गामा ए, यहाँ पे जी की जगह क्या आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा बस। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू एक्सेलरेशन।
MLA0 डिवाइड बाय में 2 गामा A। आप पढ़ा लो, आ जाओ। वो क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि जो रिजल्ट बताया गया है वो माइंड में सेट हो जाए, और कोई पर्पज नहीं होता उस क्वेश्चन का। हाँ करके दिखा दो फिर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दे रखा आपको, गामा दे रखा आपको 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर, मास दे रखा आपको 5 kg, एल की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, एक्सेलरेशन दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बता दो डेल्टा एल। हाँ सेंटीमीटर में। हाँ क्यों नहीं करना, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना ये, उसमें ले लो, मैंने वो रख दिया। सेंटीमीटर भी रखो तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा यूनिट, तो ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर नहीं होती, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है गामा की। करके देख लो, डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में एल की वैल्यू दे रखी है आपको 10 इंटू में एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 2 इंटू में 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2 गामा की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 5 इंटू में एरिया 4 इंटू 10 की पावर -4। बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। सब कुछ ऐसा ही में रखोगे, सब कुछ ऐसा ही में ही रखोगे, वैल्यू बहुत कम आई होगी इस केस में, इतनी आती है ज़्यादातर। यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा तो एल की वैल्यू भी इतनी कम आती है, डेल्टा एल की वैल्यू। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 3। तीन रोड हैं, तीनों को जोड़ रखा है, वेल्डिंग कर रखी है। यंग मॉडुलस गामा 1 गामा 2, इसका है गामा 3, क्या हो गया L1 L2 L3। अब इसमें ये सोचो कि ये मत सोचना कि 3 रोड है, तीनों को वेल्डिंग कर रखी है, एक पे फोर्स लगा दिया तो इसका मतलब तीनों पे फोर्स लगा रखा है। इसमें ये सोचो कि इस पे भी एफ का फोर्स है, इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि तीनों को वेल्ड कर रखा आपने, तो तीनों पे ही एफ का फोर्स लगा हुआ है। ऐसा सोचना है, तीनों पे ही क्या लगा हुआ है, एफ का फोर्स लगा हुआ है। तो इंक्रीज इन लेंथ बता दो कितनी होगी, डेल्टा एल कितना हो जाएगा। 3 रोड हैं, यहाँ से ये फिक्स है, तीनों को वेल्डिंग कर रखी है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, गामा अलग है, तीनों का लेंथ अलग है, एरिया अलग है। एक पे क्या लगा कि एक एंड पे एफ का फोर्स लगा दिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एल जो होगा वो हो जाएगा गामा 1 A1 डिवाइड बाई L1 प्लस गामा 2 A2 डिवाइड बाई L2 प्लस गामा 3 A3 डिवाइड बाई में L3, इतनी आ जाएगी। कौन सी कितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी जिसकी वो डिपेंड करेगी कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितनी उसकी लेंथ है। यही इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला यही था, गामा ए डिवाइड बाय में एल इंक्रीज इन लेंथ, सॉरी एफ भी आएगा सबकी को, ये नहीं है, सॉरी मैम जो आपने 3 रिजल्ट एफ L1 उनको जैसे मतलब इसमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इस टाइप से मतलब पुट करके मतलब क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली थोड़ी पूछेगा डेल्टा एल का, डायरेक्टली ही पूछता है क्वेश्चन देखना। हाँ
एफ एल बाय में गामा 1 A1 प्लस एफ एल 2 बाय में गामा 2 A2 प्लस एफ एल 3 डिवाइड बाय में गामा 3 A3। ये आएगा रिजल्ट, गलत लिख जैसा मैं, सॉरी, ये रिजल्ट आएगा। डेल्टा एल की जो वैल्यू होती है वो यही होती है एफ एल बाय में गामा ए। तो इसमें भी इतना इंक्रीज हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। कौन से ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगी उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो किस मटेरियल की बनी हुई है। तो एफ एल बाय में गामा ए प्लस में चाहिए 10 रोड जोड़ दे ऐसे, तो सबको बढ़ाते जाओगे, डेल्टा एल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ही पूछता है रिजल्ट, इसलिए लिखा गया ये। ठीक है, ये सोचना है कि इस चीज के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे ये कैसे आ गया, सब पे ही लगा हुआ है ये तीनों फोर्स। क्वेश्चन ये है कि अगर 3 रोड हैं, एक साइड से फिक्स है, तीनों को जोड़ रखा है, वेल्डिंग कर रखी है, तीनों अलग अलग मटेरियल की हैं, सेम मटेरियलों की, तो डेल्टा एल सेम आ जाएगा तीनों का, तीनों ही सेम इंक्रीज इन लेंथ सेम होगी। बट अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी इस केस में। और वो कितनी हो जाएगी, गामा एफ एल 1 डिवाइड बाय में गामा 1 A1 प्लस एफ एल 2 बाय में गामा 2 A2 प्लस एफ एल 3 डिवाइड बाय में गामा 3 A3। मटेरियल सेम हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम हो तो फिर डेल्टा एल की वैल्यू सेम आएगी, नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो तो भी अलग अलग आएगी फिर डेल्टा एल की वैल्यू। एक क्वेश्चन कर दो भाई। हंड्रेड न्यूटन ले लो, बता दो। कितना रहा, यानी कि डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी, फोर्स है 100 इंटू में L1 की वैल्यू 6 डिवाइड में 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में एरिया दे रखा आपको 10 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 100 इंटू में, वेरी गुड, 4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 100 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 2 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में
4 × 10⁻⁻⁴ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 31/6000। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, सॉल्व तो करा देते हैं कर लेना। ठीक है। कितने रिजल्ट और पड़े हैं? बस 2 हो रहे हैं। एक रोड है, तो डाई बड़ी है। कोई ना, एक रोड है, दोनों एंड से फिक्स है, यानी कि 2 दीवारों के बीच एक रोड को फिक्स कर रखा है। ठीक है, इधर से भी फिक्स है और इधर से भी फिक्स है, मान लो ऐसे है, बिल्कुल फिक्स कर रखा है 2 दीवारों के बीच इसको। ठीक है, इसका यंग्स मॉड्यूलस गामा है, एक इसका अल्फा दे रखा है। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हीट एंड थर्मो में आएगा ये। थर्मल एक्सपेंशन एक टॉपिक है, उसमें पढ़ाया जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सॉरी, लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक बार इसके, क्योंकि 3 टाइप्स के होते हैं वहाँ पे भी, अल्फा बीटा गामा। गामा इसका दे रखा यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसमें डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं है, एक रोड है, दोनों दीवारों के बीच फिक्स है। अगर आपने बाहर से डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी, किधर इंक्रीज होगी? दोनों साइड फिक्स है, तो ऐसे कैसे हो जाएगी? इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा टी क्या होगा? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो फैलना चाह रही है, ये फैलना चाह रही है, बैंड नहीं होगी, फैलना चाह रही है ये, तो इस केस में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये फैलना चाह रही है बट फैल नहीं पा रही, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये गिवन है कि ये इधर उधर नहीं फैल रही, फिर आप सोचोगे इधर उधर फैल जाएगी, इधर फैलने की क्या जरूरत है? ये गिवन है कि ये ऊपर नीचे नहीं फैल रही, वर्टिकली में ये नहीं फैल रही, तो उस केस में डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फैलना चाह रही है, लेंथ अपनी बड़ी करना चाह रही है बट फैल नहीं पा रही क्योंकि फिक्स कर रखा आपने। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, उस स्ट्रेस की वैल्यू होती है गामा अल्फा डेल्टा टी। इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, गामा अल्फा डेल्टा टी। नी गिवन है ना ये चीज। थर्मल एक्सपेंशन एक प्रकार से ये होता है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये डिग्री सेल्सियस में होता है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है पर डिग्री सेल्सियस दी जाती है। यहाँ पे डेल्टा टी अगर दे रखा है तो स्मॉल टी का मतलब एक होता है, कैपिटल टी भी लिखते हैं हम, तो वो इन केल्विन होता है, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। और स्मॉल टी अगर दे रखा है तो इन डिग्री सेल्सियस होता है। बात तो एक ही है बट लिखने में तो वही है, चेंज तो दोनों में ही आता है, एक केल्विन बढ़ना और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना, उसका मतलब दोनों का मतलब चेंज तो दोनों का मतलब सेम ही है, बट लिखते ये हैं कि स्मॉल टी अगर लिख दिया तो इन डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कैपिटल टी लिख दिया तो केल्विन में लेते हैं, लिखते ऐसे हैं। चेंज के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि आपने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया तो उस केस में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्ट्रेस कितना डेवलप हो जाता है? यहाँ पे गामा अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे जो लीनियर एक्सपेंशन है याद करके थर्मल एक्सपेंशन भी याद रख सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो गया, फैलना चाह रही है। अगर ये साइड में ये रोड दीवार ना होती तो ये क्या हो जाती? फैल जाती इस लेंथ, तो स्ट्रेस 0 होता, फिर उस केस में स्ट्रेस ही नहीं होता। अगर ये दीवार ना होती, जनरली रोड रखी हुई है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस केस में स्ट्रेस भी 0, उसमें स्ट्रेन भी 0 है। बट अब इस केस में ना स्ट्रेस 0, अगर फिक्स कर दिया तो ना स्ट्रेस 0 है ना स्ट्रेन 0 है। स्ट्रेन भी अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। वो कैसे? कि मान लो कि पहले आपको सोचना पड़ेगा स्ट्रेन निकालने के लिए कि मान लो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर थी, ये दीवारों के बीच फिक्स नहीं है, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। आपने टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा टी आपने टेम्परेचर दे दिया तो इसकी लेंथ बढ़ के कितनी होगी? मान लो 52 होगी। कितनी होगी? 52। अब आपने क्या कर दिया, अब इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? 52। ऐसे ही पड़ी थी तो बढ़ गई ना, वो 52 होगी। अब उसकी 52 ओरिजिनल लेंथ है। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ये फिक्स कर रखी है, तो अब इसकी लेंथ जो है होनी कितनी चाहिए थी? 52 होनी चाहिए थी अगर दीवार ना होती तो। पहले 50 थी, आपने टेम्परेचर दे दिया तो बढ़ के कितनी होगी? 52 होनी चाहिए थी 52, बट आपने अब ये फिक्स कर दिया तो कितनी है? अब 50 है।
तो यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो थी होनी चाहिए थी कितनी 52, अभी भी आपने फिक्स कर रखा है तो बढ़ नहीं पा रही, तो इसमें स्ट्रेन जो होगा वो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय में 52, 2 डिवाइड बाय 52। समझ में आया? यानी कि इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये दीवारों के बीच फिक्स नहीं है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते फिर कितनी लेंथ बढ़ जाती, तो वो लेंथ बढ़ जाती, वो ओरिजिनल लेंथ हो जाती, और जो बढ़ी है वो क्या आ जाता है आपके पास चेंज आ जाता है। तो यानी कि पहले 50 थी, बढ़ गई कितनी 52 होगी, तो होनी तो इस केस में आपने फिक्स कर दिया तो बढ़ नहीं पा रही, तो यानी इसकी बढ़ी कितनी थी 2, बढ़ना चाह रही थी, अगर ये ना होती तो कितनी बढ़ जाती, वो 50 से कितनी हो जाती 52 हो जाती, बट आपने अभी इसको रोक रखा है बढ़ने से, तो चेंज कितने का ना था 2 का, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी 52, तो 2 डिवाइड बाई 52 क्या आ जाएगा स्ट्रेन। 1/26। हाँ 1/26 बोल लो, तो स्ट्रेन भी निकाल सकते हो, बट स्ट्रेस पूछता है कि अगर ये बोल दिया कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक रोड 2 दीवारों के बीच फिक्स है, तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो गामा अल्फा डेल्टा टी इतना, फिर स्ट्रेन फिर उसको देना पड़ेगा, ये मतलब ये देना पड़ेगा कि इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी इतनी हो जाएगी, तो उसको देनी पड़ेगी स्ट्रेन, अगर ऐसे दे रखा है तो हम निकाल ही नहीं सकते। गामा के ऊपर पुट कर दिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके, वो डेरिवेशन से ऐसा ही आता तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे आप निकाल ही नहीं सकते, मैंने दे दिया आपको, ऐसे सोचना पड़ेगा, ये दीवार ना होती तो आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते। अगर सीधा ये बोल दिया हम 50 लेके चलेंगे क्यों बढ़ा रहे हैं ऐसे, तो फिर आप निकाल ही नहीं सकते स्ट्रेन, ठीक है, फिर उस केस में निकाल नहीं सकते, आपको सोचना पड़ेगा ऐसे तो कि अगर ये फिक्स ना होती तो लेंथ इतनी बढ़ जाती, अब फिक्स कर दी तो बढ़ नहीं पा रही, तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, और जितनी बढ़ जाती वो डिवाइड में जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होती वो 52 उसकी ओरिजिनल लेंथ होती, तो ओरिजिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बढ़ रही है वो ओरिजिनल अपनी, अब उसकी उतनी होगी, ओरिजिनल अब उसकी उतनी होगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई आपने घर खरीदा, ठीक है, उसकी आपने जो खरीदा वो था 30 लाख में आपने खरीद लिया, कुछ सालों बाद 3-4 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 35 लाख होगी, कितनी होगी 35 लाख, बट अब आपको बेचना है मान लो, और आपको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू 35 लाख होगी, तो किसी ने आपको जबरदस्ती ये कर दिया कि 35 नहीं है 32 है इसकी, कितनी है 32, तो आपने 32 में बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, मेरे को तो ये बता दो। आपको बेचने के बाद पता लगा कि 35 इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, अब तो कितना आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? 3 लाख का नुकसान हुआ। तो आप ये भी तो सोच सकते हो 2 लाख का फायदा भी तो हुआ, हम नेगेटिव सोच रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हो 2 लाख का फायदा हुआ, तो उस केस में एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी 35 थी ना, 30 थी मैम, तो बढ़ गई वो, अब ओरिजिनल तो उसकी 35 होगी, आपको नहीं पता वो अलग बात है। इंसान हमेशा मैम नुकसान देखता है। थैंक यू सो मच। तो उस केस में तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। एक लास्ट रिजल्ट है वो बस मैंने बस एग्जाम्पल के लिए समझाया था ये वाला केस, ये सोच लिया वो कर लिया। तो क्या सड़क पे रहोगे फॉर्च्यूनर में रहोगे? घाटी में रह बहुत है, वो तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्ट्रेस तो दोनों में डेवलप होगा, बट ये जो जंक्शन है ये शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में जंक्शन क्या हो जाएगा, इसका शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका अल्फा 1 दे रखा है, इसका अल्फा 2 दे रखा है आपको। अब आपने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस केस में दोनों ही फैलना चाह रही है, ये भी फैलना चाह रही है, ये भी फैलना चाह रही है। वो डिपेंड, ये मत सोचना कि मोटी ये फैल जाएगी, ये ज़्यादा, ये कम फैलेगी। वो तो डिपेंड करेगा इसका गामा क्या है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। गामा क्या है, एरिया क्या है और अल्फा क्या दे रखा है इसका, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये। तो उस केस में ये भी ज़्यादा फैल सकते हैं, ये भी फैल सकते हैं, जंक्शन शिफ्ट हो जाएगा इसमें। तो शिफ्ट ऑफ जंक्शन जो होगा वो हो जाएगा आपके पास शिफ्ट ऑफ जंक्शन। गामा 1 A1 अल्फा 1 माइनस गामा 2 A2 अल्फा 2 इनटू में डेल्टा टी डिवाइड बाय में गामा 1 A1 डिवाइड बाय L1 प्लस गामा 2 A2 डिवाइड बाय L2। इतना जंक्शन शिफ्ट हो जाएगा। जिसकी ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी
उधर ही शिफ्ट हो जाएगा जंक्शन। अगर ये बड़ी हुई मान लो और ये छोटी हुई तो माइनस में आएगा, इसका मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। ये बड़ी है ये छोटी है तो इसका मतलब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये पूछ लेगा किधर शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो आप बता सकते हो और इतना शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में या फिर राइट में। पहले जंक्शन की वो दे रखी होगी ना, पहले दे रखी होगी यहाँ पे है जंक्शन इतनी डिस्टेंस पे है दोनों का, तो उस केस में अगर माइनस में साइन आया इसका मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, प्लस में आया तो मतलब राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट इन जो जंक्शन है वो इतनी हो जाएगी। ये बड़ी हुई तो किधर होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये दबा देगी इसको। अगर ये वाली बड़ी हुई तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसका मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली इसको दबा देगी। वो डिपेंड करेगा गामा क्या है, अल्फा क्या है और उसका एरिया क्या दे रखा आपको। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कितना जंक्शन शिफ्ट होगा। समझ में आ गया? ओके जी।